आज टॉपिक कवर करेंगे हम डिमांड के बारे में जानेंगे और डिमांड की मीनिंग समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फैक्टर्स समझेंगे और लॉ ऑफ डिमांड उसके एक्सेप्शंस को भी पढ़ेंगे। डिमांड की हम बात करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कंज्यूमर के तौर से। वी हैव टू थिंक लाइक ए कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? सबसे पहले तो कंज्यूमर वो बंदा है या ग्रुप ऑफ पीपल है जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बदले पैसे दे रहे हैं, वो कंज्यूमर है। तो सिंपली डिमांड करता है कंज्यूमर क्योंकि उसको चाहिए यूटिलिटी। भाई खाना खाने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है, किसी भी चीज को यूज करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उसको चाहिए सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए हैव टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो कितनी यूनिट्स में परचेज करता है डिपेंड्स अपॉन हिम, उसकी इनकम पे डिपेंड करता है, उसके सेविंग पार्ट पे डिपेंड करता है, उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। फिलहाल डिमांड के बारे में। डिमांड अगर जब हम पढ़ रहे हैं तो सिंपली हमें सबसे पहले हम जब डिमांड करते हैं कोई भी चीज मार्केट में जब आप खरीदने जाते हो तो सबसे पहले वो चीज अच्छी लगती है आपको या वो चीज बहुत अट्रैक्ट करती है आपको, तभी तो वो चीज आप अल्टीमेटली सोचते हो कि हाँ खरीद लेंगे। तो सबसे पहली चीज डिमांड की होती है डिजायर। दूसरी चीज होती है डिजायर। तो है भाई मार्केट में बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज है जिसको परचेज हम करना हम चाहते हैं, लेकिन क्या उस कमोडिटी को खरीदने के लिए पैसे हैं हमारे पास? तो एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे। और अगर पैसे हैं तो क्या उस पैसे को खर्च करने की इच्छा है कि नहीं? तो तीसरा हो गया विलिंगनेस टू पे। सिंपली अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं याद करने के लिए तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनता है डॉ, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। तो सिंपली मीनिंग ऑफ डिमांड के बारे में बात करते हैं। तो जब मीनिंग ऑफ डिमांड के बारे में बात करें तो कुछ कीवर्ड्स अगर हम उसकी डेफिनेशन में डाल देंगे तो नंबर वो अच्छे फेच करके देंगे। जैसे डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटीज मींस कितना यूनिट ऑफ कमोडिटी का मतलब गुड्स वो परचेज करना चाहता है। फॉर एग्जांपल ही वांट्स टू परचेज 1 लीटर ऑफ मिल्क, तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 1 लीटर ऑफ मिल्क। तो ये पहला कीवर्ड है इसका। सेकेंड कमोडिटी गुड्स हो गए और विलिंग टू परचेज। विलिंग टू परचेज मतलब अभी वो डिजायर कर रहा है, उसने परचेज नहीं किया। तो जब वो कभी भी कुछ डिजायर करता है, इफ आई विश टू परचेज 100 लीटर्स ऑफ मिल्क बट आई डोंट हैव इनफ मनी टू परचेज दैट थिंग, वो होता है एक्स एंड। मतलब मैंने विश किया है कि मैं अपने यूनिट्स परचेज कर लूं, लेकिन अभी रियलिटी में मैंने परचेज नहीं किया है, तो इसको यहां से याद कर टू पे पे आ जाता है। अब ये यहां पे तो विलिंगनेस है, मतलब उसकी डिजायर है, तो ये एक्स एंड है, मतलब अभी वो विश कर रहा है, रियलिटी में उसने परचेज नहीं किया। जो एबिलिटी है, एबिलिटी दर्शाता है कि उसके पास पैसे हैं या परचेज कर पा रहा है, और विलिंगनेस टू पे भी है। तो अगर ये दोनों चीज आकर वो कुछ कमोडिटी परचेज कर पा रहा है तो वो उस डिमांड को बोलते हैं एक्स पोस्ट डिमांड। वो रियलिटी में कितना परचेज करता है वो एक्स पोस्ट डिमांड है, और वो विश कितना कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो विश कर रहा है 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है, उसके पास तो 2 ही लीटर्स ऑफ मिल्क के पैसे हैं, तो रियलिटी में वो 2 ही लीटर परचेज कर पा रहा है। तो जो रियलिटी में परचेज करता है वो एक्स पोस्ट डिमांड है, और वो जो विश करता है परचेज करने के लिए लेकिन शायद उसके पास एबिलिटी टू परचेज नहीं है, वो है उसका एक्स एट डिमांड। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन में। एबल टू परचेज एट सर्टेन प्राइस। आप प्राइस के बारे में, आप प्राइस को तो लेना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि कोई तुम्हें फ्री में तो चीजें नहीं देगा। तो मार्केट में जब कभी भी हम डिमांड करते हैं कमोडिटी की, तो वो डिमांड प्राइस के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा होना अलग बात है और किसी चीज को परचेज कर पाना अलग बात है। परचेज हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास इनफ सोर्स ऑफ मनी होगा या क्रेडिट फैसिलिटी होगी जिसमें हम परचेज कर पाएंगे। फ्यूचर तो हमें पे करना ही पड़ेगा, भले क्रेडिट पे हो। तो प्राइस का मतलब होता है यहाँ पर किसी कमोडिटी को खरीदने। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स मतलब जब कभी भी कंज्यूमर कमोडिटीज को परचेज करना चाहता है तो कुछ फैक्टर्स वो अपने माइंड में रखता है, या मार्केट के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल परचेजिंग समथिंग और डिमांडिंग सर्टेन यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। पहला है कि प्राइस कितना है। भाई अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, हम इनकम को मान लो यहाँ कांस्टेंट, सीधा सीधा। अब भाई इनकम तुम्हारी है 10,000 रुपए,
उस कमोडिटी का जो प्राइस है पर यूनिट वो है 20 रुपए। तो कुछ पैसे तुमने सेव कर लिए भाई और कुछ एक्सपेंडिचर में लगा दिए। अब एक्सपेंडिचर में जब तुमने लगाए तो उस कमोडिटी का प्राइस था तो वो था 20 रुपए और तुम 100 यूनिट्स परचेज कर पा रहे थे। टोटल तुम्हारा एक्सपेंडिचर 20,000 था जो तुम्हें फिक्स रखना है। उसके बाद आप उसी कमोडिटी का प्राइस 50 यूनिट्स हो गया, आप कितना ले पाओगे? कम यूनिट्स परचेज कर पाओगे ऑब्वियसली। तो अगर हायर प्राइस होता है तो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हम कम परचेज कर पाते हैं, और अगर प्राइस किसी भी चीज का कम हो जाता है पहले से तो हम उसकी ज्यादा यूनिट्स को परचेज कर पाए। जो सेकंड पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में, वो इनकम है। इनकम वाई से डिनोट होता है सबसे पहली चीज। और इनकम क्या प्रभाव डालता है किसी भी डिमांड पे? भाई इनकम अगर किसी इंडिविजुअल की बढ़ जाती है तो वो डिमांड ज्यादा कर सकता है मार्केट में। आप देखते हैं कौन कौन सी गुड्स है जिनकी डिमांड कम भी हो जाती है मार्केट में अगर इनकम इंडिविजुअल की बढ़ती है। सबसे पहले होता है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाए। इनको ग्राफिकल वे में देखते हैं। सबसे पहले ये पॉजिटिव स्लोप कर्व होता है, ये इनकम है, ये तुम्हारी क्वांटिटीज हो गई या यूनिट्स हो गई, ओरिजिन एक्स, और ये पॉजिटिव स्लोप होता है। अब मान लो इनकम उसकी 100 रुपए थी तो 5 यूनिट में डिमांड कर रहा था। अब इनकम उसकी जो बढ़ के 200 रुपए हो गई तो वो 10 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। देखो इनकम उसकी पहले 100 थी तो वो डिमांड कर रहा था 5 यूनिट। अब इनकम उसकी 100 से 200 हो गई तो वो डिमांड उसने बढ़ा दी 5 से 10। ये नॉर्मल गुड्स है। नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है कि जब इनकम बढ़े और उसकी डिमांड भी साथ में बढ़ जाए, ये नॉर्मल गुड्स को डिनोट करता है। तो जो सेकंड टाइप ऑफ गुड्स है वो है इनएक्सपेंसिव गुड्स। इनएक्सपेंसिव गुड्स तो ऐसे गुड्स जिनकी इनकम बढ़ने पे डिमांड तो बढ़ती है लेकिन सर्टेन लिमिट तक बढ़ती है और फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। देखो ग्राफ के थ्रू समझो, ये इनकम हो गई आपकी, ये यूनिट्स हो गई। मैंने बोला बढ़ती तो है लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। देखो यहाँ पर अब इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। इनकम मान लो इंडिविजुअल पहले 100 थी तो 5 यूनिट्स ऑफ गुड्स को खरीद रहा था। फिर उसके बाद इनकम उसकी बढ़ गई तो 6 यूनिट्स ऑफ गुड्स खरीद रहा है, लेकिन उसके बाद नहीं खरीदेगा। जब इनकम बढ़ती जा रही है, आप देखना यहाँ पे इनकम 200 हो गई तो वो 6 यूनिट पे आ गया, लेकिन इनकम 300 हो गई तब भी वो 6 यूनिट खरीद रहा है। तो ऐसे इनकम बढ़ने पे जिसकी डिमांड एक समय आके कांस्टेंट हो जाए, एक समय तक बढ़े और कांस्टेंट हो जाए, वो इनएक्सपेंसिव गुड्स होता है। जैसे सॉल्ट, उसके बाद थोड़े पैसे थे तो 2 पैकेट उसने खरीद लिए, मान लो 5 पैकेट खरीद लिए, लेकिन इनकम बढ़ी तो उसकी जरूरत के हिसाब से उसने 6 पैकेट खरीद लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि वो इनकम बढ़ने पे सॉल्ट खरीदता ही चला जाएगा, जितनी उसकी कंजम्पशन होगी वो उतना ही खरीदेगा। ये इनएक्सपेंसिव। जो थर्ड टाइप ऑफ गुड्स है वो है इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर का नाम सुन के आप समझ रहे होंगे जिनकी क्वालिटी बहुत लो होती है। इसका मतलब इंडिविजुअल के पास अगर पैसे नहीं थे तो लो क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स को कंज्यूम कर रहा था, लेकिन अब इसकी इनकम बढ़ गई तो वो महंगे क्रॉप या अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रॉप को भी कंज्यूम कर पाता है। तो इसमें क्या होता है, इनकम बढ़ने पे डिमांड गिर जाती है, नेगेटिव स्लोप बनेगा इसका। आप देखिए कैसे बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, y दिस इज योर इनकम, दिस इज योर यूनिट्स, ओरिजिन x, और ये ऐसे बनता है। अब इसमें क्या है, मैं एक सबसे पहले ले लेता हूं बेस। भाई इसकी इनकम मान लो 200 रुपए थी, वो 4 यूनिट खरीद पा रहा था। अब उसकी इनकम बढ़ गई तो उसने क्या किया, देखो इनकम बढ़ने पे उसने डिमांड को गिरा दिया। इसका मतलब अब वो ये कंज्यूम कम करेगा और अच्छे क्रॉप्स कंज्यूम ज्यादा करेगा। वो जो अच्छे क्रॉप्स हैं उसकी डिमांड को उसने बढ़ा दिया, लेकिन जो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स थे इनकम बढ़ने पे 200 से 300 हो गई तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 4 से 3 हो गई, 3 यूनिट्स। दिस इज नोन एज इंफीरियर गुड्स। तो थर्ड पॉइंट जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। टेस्ट का मतलब ऐसी चीज है जो कस्टमर को ज्यादा पसंद आती है, ऑब्वियसली वो ज्यादा डिमांड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेड कलर का कपड़ा बहुत पसंद है तो मैं रेड कलर की डिमांड को ज्यादा करूंगा। प्रेफरेंस का मतलब होता है कौन सी कमोडिटीज वो पहले परचेज करेगा। तो बेसिक नीड्स ऑब्वियसली पहले कंज्यूम करेगा। कंफर्ट जोन वाले गुड्स जो है, फॉर एग्जांपल सोफा, ये जो है वो बाद में परचेज करेगा। और लग्जूरियस गुड्स वो गुड्स है जो आपकी स्टेटस को, आपकी प्रेस्टीज को डिस्टिंक्ट करती है दूसरों से। फॉर एग्जांपल डायमंड, फॉर एग्जांपल ऐसी चीजें जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा लोग नहीं कर पाते एबिलिटी टू पे होने की कमी की वजह से, वो क्या हो गया, प्रेफरेंस हो गया। तो प्रेफरेंस में
सबसे पहले बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, फिर कंफर्ट गुड्स पे आएगा, और अगर इनकम उसकी बच जाती है तब लग्जूरियस गुड्स पे भी आएगा। तो यहां पर ये चीज क्लियर। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, अगर कस्टमर को ये लग रहा है कि जो कमोडिटी वो परचेज कर रहा है या करना चाहता है, अगर उसके प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएंगे तो वो करंट में डिमांड को बढ़ा देगा या करंट में ज्यादा परचेज कर लेगा उसकी यूनिट्स को। और अगर फ्यूचर में उसको लगता है कि उस कमोडिटी की प्राइस में गिरावट आएगी, मतलब इफ द प्राइस विल फॉल इन फ्यूचर, if the consumer thinks that the price will fall in future, he will purchase more, he will postpone the goods for future rather purchasing at the current price। इस समय कम परचेज करेगा, फ्यूचर में ज्यादा परचेज करेगा, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस कहीं ना कहीं कम लगेगी उसको। और जो लास्ट पॉइंट में बढ़ा रहा हूं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है। भाई रिलेटेड गुड्स एक दूसरे से जुड़े हुए या कहीं ना कहीं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने वाले गुड्स। पहला उसमें है सब्स्टिट्यूट गुड्स। बेस्ट एग्जांपल जो हमेशा दिया जाता है, टी एंड कॉफी। अब टी 10 रुपए की थी, कॉफी भी 10 रुपए की थी, मैं दोनों की प्राइस को सेम रख दे रहा हूं। अगर टी की जो प्राइसेस है वो बढ़ जाती है, 12 रुपए हो जाता है, तो भाई इनकम कंज्यूमर की कहीं ना कहीं इसको अगर 12 रुपए परचेज करेगा तो गिर जाएगी, उसकी परचेजिंग पावर भी गिर जाएगी। तो वो क्या करेगा, वो कॉफी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि कॉफी भी उसको सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब, गुड्स का मतलब ये होता है कि ऐसी कमोडिटीज जिनकी इन प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी अगर यूज करें सेम सेटिस्फैक्शन वो हमें देंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम टी की जगह कॉफी को यूज करें तो हमें सेम सेटिस्फैक्शन देंगी। तो वी विल परचेज मोर ऑफ कॉफी। द प्राइस गुड्स पे आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मींस ऐसे गुड्स जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर कार आप परचेज कर रहे हो तो कार किस पे निर्भर है, पेट्रोल पे निर्भर है। तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो कार लोग कम डिमांड करेंगे, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं इनकम पे वो बहुत एडवर्स इफेक्ट डालेगा। इनकम उनकी ज्यादा खर्च होगी, जो पहले कहीं और सेव करके रख सकते थे अब उनकी इनकम कहीं ना कहीं ज्यादा खर्च हो रही है, तो वो डिमांड कार की गिरा देंगे। दे विल डिक्रीज द डिमांड फॉर कार इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीजेस एंड देयर इज अ वाइस वर्सा रिलेशन बिटवीन देम। डिमांड की बात करेंगे तो मुझे एक ही फैक्टर को सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज करना है। I will make only one factor to be changed and the other factors remains to be constant। For example मैंने क्या किया, मैंने सारे फैक्टर्स जितने भी मैंने लिए थे मैंने सबको कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट मींस दे डू नॉट चेंज। अब इनकम अगर कंज्यूमर की कांस्टेंट है, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर इज ओनली चेंज इन द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। अगर सिर्फ अपनी ही कमोडिटी के प्राइस कम या ज्यादा हो रहे हैं तब ये एप्लीकेबल है लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है वो ये रखना है कि अदर फैक्टर्स सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये अदर फैक्टर्स हो गए जो कि कांस्टेंट रहेंगे, खाली प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी चेंज होगा, इट विल इंक्रीज एंड डिक्रीज अकॉर्डिंगली। शेड्यूल का मतलब होता है जब डेटा को हम रोज एंड कॉलम्स में रिप्रेजेंट करें, वी आर रिप्रेजेंटिंग डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, the price and the quantities are being shown in a column way, it is known as demand schedule। डिमांड शेड्यूल में आप रिलेशन कौन देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड को कहां जस्टिफाई कर रहा है। तो मैंने इनिशियल प्राइस को ले लिया 100 और इनिशियल क्वांटिटी को ले लिया मैंने 1 यूनिट, तो 100 रुपए में वो 1 यूनिट खरीद पा रहा था किसी भी कमोडिटी की। फिर उसके बाद अगर प्राइस ड्रॉप किए, देखो 100 से 80 हो गया, तो कहीं ना कहीं डिमांड उसकी बढ़ गई, वो ज्यादा परचेजिंग पावर हो गई उसके हाथों में और वो ज्यादा डिमांड कर पा रहा है। और तो कहीं ना कहीं देखो जब प्राइस गिरता चला जा रहा है, 70 हो गया 50 हो गया, तो क्वांटिटी परचेज बढ़ती चली जा रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। सिंपली अब लॉ ऑफ डिमांड को अगर ग्राफिकली हम देखें या उसका कर्व देखें तो डिमांड कर्व का मीनिंग होता है जब हम उसको ग्राफ फॉर्म में शो करें। तो सबसे पहली चीज डिमांड इन रिलेशन टू प्राइस जो होता है वो नेगेटिव रिलेशन को शो करता है, इनवर्स रिलेशन को शो करता है। एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी और दूसरी चीज बढ़ेगी तो पहले कम होगी। तो सिंपली मैंने यहां पर क्या किया, एक इनिशियल प्राइस ले लो आप सबसे पहले 100 यूनिट्स, उस पे आप देखो आप परचेज कर पा रहे हो 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ठीक। अब प्राइस राइज कर गया तो मैंने इसको ऊपर बना दिया। अब भाई जो क्वांटिटी है वो देखो 2 यूनिट्स हो गई, तो यहां पर क्या दिखा कि प्राइस 50 रुपीज से राइज किया भाई, 100 से 150 हुआ 50। तो क्वांटिटी क्या हुई है, क्वांटिटी तुम्हारी
डिक्रीज कर गई है, कहां से 4 यूनिट टू 2 यूनिट्स, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 2 यूनिट्स, तो देयर इज प्राइस इंक्रीज किया है तो क्वांटिटी डिक्रीज की। अदर हैंड पे आपको 150 को छोड़ देना, आप सिंपली 100 पे हो, आप इनिशियल 100 ही लो, फिर 100 से आपकी यूनिट्स जो है, प्राइस जो है वो 50 यूनिट्स हो गया, तो वो ज्यादा परचेज कर पा रहा है 6 यूनिट्स। तो सिंपली क्या हुआ कि भाई 100 से 50 प्राइस ड्रॉप हुआ, मैंने लिख दिया प्राइस ड्रॉप हुआ, कितने से ड्रॉप हुआ 50 से ड्रॉप हुआ। क्वांटिटी कितने से बढ़ गई भाई 4 थी पहले, अब 6 हो गई, तो क्वांटिटी कितनी बढ़ गई 2 यूनिट्स। तो ये किसको जस्टिफाई कर रहा है भाई, ये दिखा रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड का फैक्टर है, ये बता रहा है कि प्राइस कहीं ना कहीं जब गिर जाता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड को जस्टिफाई कर रहा है। देख लो, टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है रेसिप्रोकल टू द लॉ ऑफ डिमांड। रेसिप्रोकल मींस ऑपोजिट। भाई लॉ ऑफ डिमांड जस्टिफाई करता है कि जब प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड क्या जस्टिफाई करता है, लॉ ऑफ डिमांड जस्टिफाई करता है, ये बताता है कि किसी कमोडिटी का प्राइस अगर कम हो जाएगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ये लॉ ऑफ डिमांड है। इसी का उल्टा हो जाता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है उल्टा, इसका मतलब है प्राइस जब बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गई, और प्राइस कम हुआ तो डिमांड भी कम हो गई, एक्सेप्शन है। अब कुछ एक्सेप्शन पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले मैंने देखा गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स है जिनकी डिमांड बढ़ने पे, प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ जाती है, और प्राइस कम होने पे डिमांड कम भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेज एंड बार्ली। अब कुछ लोग अपने पर्सनल को फिट रखने के लिए इंफीरियर गुड्स को भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं हायर प्राइसेस, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ बेसिक नीड नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं फिट रख रहा है, तो वो उसको हायर प्राइस पे भी ज्यादा खरीदते हैं। लोग हो जाता है तो कुछ और खरीदने लगते हैं, क्योंकि बहुत इंफीरियर हो जाता है वो। आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील। आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील का मतलब होता है अपने स्टेटस को शो ऑफ करने के लिए। भाई मुझे लग रहा है कि मेरी सोसाइटी में स्टेटस अलग रहे, मैं डिस्टिंक्ट दिखूं, तो मैं हायर प्राइसेस पे भी कमोडिटी को ज्यादा परचेज करूंगा, दूसरा एक्सेप्शन हो गया। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर में लग रहा है कि प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो मैं इंक्रीजिंग प्राइस पे भी और ज्यादा डिमांड करूंगा, मे बी शायद फॉल भी कर जाए, लेकिन करंट में प्राइस इंक्रीज कर रहा है, और लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है भाई इंक्रीजिंग प्राइस पे तो हम कम डिमांड करते हैं, लेकिन फ्यूचर में और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो अभी हम इंक्रीजिंग प्राइस पे और ज्यादा डिमांड करेंगे। एक्सेप्शन नंबर 3, इमरजेंसीज। इमरजेंसी जैसे करंट टाइम में कोरोना आया, तो कोरोना टाइम में क्या हुआ, फूड भी महंगा हो गया, जो भी बेसिक नीड्स हमारी थी वो सब महंगी हो गई, तो हमें परचेज तो करना ही पड़ा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था। तो हायर प्राइसेस भी हमने डिमांड को और ज्यादा करा, और ज्यादा परचेज किए कमोडिटीज को। प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप। कई बार हमें ये लगता है कि प्राइस जिस कमोडिटी का बहुत ज्यादा है या इंक्रीज करता जा रहा है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, तो हम उसको हायर प्राइस पे या इंक्रीजिंग प्राइस पे और ज्यादा डिमांड करते चले जाते हैं। एक्सेप्शन नंबर 4 हो गया। अब चेंज इन फैशन। फैशन ऐसी चीजें जो कि सोसाइटी में एक दूसरे को लोग देखकर इंटिमेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि लोग हायर प्राइस पे भी उसको ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फैशन में रहना है और कहीं ना कहीं अपने आप को अलग दिखाना है। दूसरों का एक्सेप्शन ये शो कर रहा है कि भाई प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस कम होने पे डिमांड भी गिर रही है, तो कौन सा कर्व बनेगा, वो कर्व बनेगा पॉजिटिव स्लोप कर्व या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, जो दोनों ही साथ में साइमल्टेनियसली बढ़ेंगे। आप ले लो, यहां से मैं ले लेता हूं कर्व को, तो डिमांड यहां पर मैं इनिशियल प्राइस को ले लेता हूं पहले, और डिमांड को ले लेता हूं, क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहा है, मैंने 100 यूनिट्स ले लिए, 2 यूनिट वो डिमांड कर रहा है, मतलब 100 रुपए में वो 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को डिमांड कर रहा है। अब क्या हुआ भाई, प्राइस बढ़ने पे मैंने बताया एक्सेप्शन में क्वांटिटी भी डिमांडेड ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर 200 यूनिट्स पे वो 4 यूनिट कर रहा है। और मैंने दूसरा क्या बताया, मैंने दूसरा बताया प्राइस कम होने पे वो डिमांड को भी कम कर देगा, क्योंकि भाई एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 50 रुपए में वो 1 यूनिट लेगा, तो कहीं ना कहीं अब तुमको दिख रहा है कि 100 रुपए से जब यूनिट प्राइसेस 200 रुपए हो गए, 100 रुपए से 200 हो गए, तो क्वांटिटी 2 से 4 हो गई, तो प्राइस बढ़ गया, यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ गई 2 से 4, और कहीं ना कहीं जब 100 रुपए प्राइस थे इनिशियल और वो ड्रॉप होके 50 रुपए हो गए, देखो यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, तो क्वांटिटी 2 से 1 हो गई, तो क्वांटिटी भी गिर रही। ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का कर्व।